नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मोहन भागवत आरएसएस चीफ जब ये बयान देते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनका और हिंदुओं दोनों का डीएनए एक ही है। जो लोग मुसलमानों को भारत से बाहर भेजने की बात करते हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते। जब वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह से हम हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं ही नहीं, उनकी एकता की बात करना ही उनको अलग अलग दिखाना है, तो बहुत सारे लोग इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे का गणित, इसके पीछे का जो है विज्ञान और इसके पीछे का समाज शास्त्र ढूंढने में लग जाते हैं कि आरएसएस इस बार कौन सा इक्वेशन बना रही है। इस बात को तो खुद मोहन भागवत के परिवार वाले भी कभी नहीं मानेंगे कि आरएसएस का प्रेम मुसलमानों के प्रति अचानक बढ़ गया है। फिर क्या वजह हो सकती है? वो कौन सा पॉलिटिकल कारण है, वो कौन सा सामाजिक कारण है जिसके कारण मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में एक नई सोशल इंजीनियरिंग में लग गए हैं? ये जानने की इस एनालिसिस में हम कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। मोहन भागवत ने क्या बयान दिया ये तो आप सब जगह पढ़ चुके होंगे और एक लाइन में मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बता दिया। लेकिन मोहन भागवत ने जो कहा वो कहाँ कहा ये बड़ा रिलेवेंट है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कार्यक्रम था, कहाँ पे था? गाज़ियाबाद में था। वहाँ पे वो कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने बयान दिया। गाज़ियाबाद इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक बड़ा हज हाउस, हज मंजिल यहाँ पर बनाई गई थी। बड़ी खूबसूरत इमारत थी। उसको योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद सील कर दिया था अपने उस एंटी मुस्लिम छवि बनाने के एजेंडे के तहत। एक बात मैं बता दूं, किसी को भी कम से कम जो राजनीति में हैं उनके किसी से कोई ईर्ष्या स्थायी नहीं होती है। उनके लिए वो राजनीति का पैतरा होता है। वो जानते थे कि हिंदुओं को भड़का कर अगर आपको राजनीति सांप्रदायिकता की करनी है तो उनको अपने साथ रखने के लिए आपको सांप्रदायिक हरकतें भी करनी पड़ेंगी। इस नियत से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इतिहास को सब जानते हैं, गोरखपुर में मुसलमानों के प्रति उनका रवैया क्या है ये भी सब जानते हैं। और जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं तो आसानी से जोड़ा जा सकता है कि उनकी नफ़रत स्थायी नहीं है, उनकी नफ़रत राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई है। लेकिन इस नफ़रत का शिकार बड़ी संख्या में जो लोग हुए, अवैध बूचड़ खाने के नाम पर जो मुर्गे बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार थे उनको जो तबाह किया गया, वो भी हम सब के रिकॉर्ड पे है। हम सब जानते हैं, सबकी जानकारी में है। और मैं भूल जाऊं, आप भूल जाएं, लेकिन मुसलमान नहीं भूल सकते हैं। अब हम आते हैं मोहन भागवत के बयान पे कि गाज़ियाबाद में वो ये बयान दे रहे हैं जहां हज मंजिल सील हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था पूरा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर, जब योगी आदित्यनाथ ने, मोदी जी ने एक आईएएस अधिकारी थे शर्मा जी, उनको समय से पहले रिटायरमेंट देके यूपी भेज दिया और योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा दिया। और ये माना जा रहा था कि उनको वहाँ डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और या फिर योगी जी को उखाड़कर सीएम बना दिया जाएगा। ये सब अनुमान थे क्योंकि इसका कहीं रिकॉर्ड पे कुछ आता नहीं है। लेकिन योगी जी जो है उन्होंने उनको घास नहीं डाली, उनको मोदी जी की सीट का इंचार्ज बना दिया गया और एक तरफ डाल दिया गया। इसके बाद में बहुत सारी तनातनी हुई क्योंकि वो योगी जी के बड़े ख़ास अधिकारी थे, पीछे से चले आ रहे थे वो गुजरात से। क्या खास थे, क्या संबंध था, वो भी मेरे वीडियो में है। तो शर्मा जी जो है उनको खड्डे लाइन लगा दिया गया। उसके बाद तनाव साफ दिखाई देने लगा दोनों में, योगी आदित्यनाथ में और मोदी शाह की जोड़ी के बीच में तनाव बहुत पुराना है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे
तब भी उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ऐसे की गई थी कि जो ब्यूरोक्रेट थे उत्तर प्रदेश में वो योगी जी का आदेश नहीं मानते थे। योगी जी ने सार्वजनिक रूप से आदेश दिया था कि सारे ब्यूरोक्रेट अपनी संपत्ति की घोषणा करें, लेकिन ऊपर से मैनेजमेंट हो गया और किसी भी अधिकारी ने घोषणा नहीं की। ये तनाव शुरू से ही चला जा रहा है। लेकिन अब भागवत के बयान पे जब आप जाएं तो इस भागवत के बयान के बीच में बिटवीन द लाइन आप क्या पढ़ना चाहेंगे? ज़्यादातर लोग इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को कुछ बेहतर कर लेना चाहती है, दुरुस्त कर लेना चाहती है। अगर आप मुसलमानों के पक्ष में बयान देते हैं तो एक बात मान के चलिए कि जो भक्त टाइप के लोग हैं, जिनको भक्त कहा जाता है, जो बीजेपी के बहुत मजबूत समर्थक हैं, अखंड समर्थक हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इस तरह के मुस्लिम प्रेम के बयान को नहीं स्वीकार करेंगे, उनको वो बयान पसंद नहीं आएगा। तो पहला नुकसान मोहन भागवत के इस बयान का ये हो सकता है, और अगर वो इस पे लगातार काम करते रह सकते हैं, मान लीजिए कि हज मंजिल की सील खोल दें, वो मान लीजिए कि मुसलमानों को कुछ और तोहफे दे दें, तो ऐसी स्थिति में जो है वो, और ये कर सकते हैं क्योंकि आरएसएस की जिससे पहले बैठक हुई थी उसमें बाकायदा मुसलमानों के बीच विश्वास पैदा करने वाला प्रस्ताव एक पारित किया गया था। दत्तात्रेय होसावले को बिठा दिया गया है वहाँ पे लखनऊ में। आरएसएस के पदाधिकारी महासचिव बैठकर बाकायदा सरकार के कामकाज पे नज़र रख रहे हैं, सरकार और केंद्र के बीच में तालमेल देख रहे हैं। तो उस पूरे सीन के बीच में एक संभावना ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे तो आपका जो कोर वोटर है, जिसके अंदर आपने खुद ही उस एक कम्युनिटी के लिए नफ़रत भरी है, वो उस नफ़रत से नाराज़, वो उस नफ़रत में भीगा हुआ है, और अगर आप उस कम्युनिटी के नज़दीक जाएंगे तो वो आपसे चिढ़ जाएगा। लेकिन चिंता यहाँ पे बीजेपी की क्या है, फिर वो क्यों कर रहे हैं? अब वो योगी आदित्यनाथ की जो छवि बन गई है किन्हीं भी वजहों से, वो भी हार्डकोर हिंदू की छवि है। अगर ऐसा करते हैं तो उस छवि को नुकसान होगा। इस बयान का कुछ लोगों ने इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए ये एक सेक्युलर टाइप की पॉलिटिक्स पुश कर रही है आरएसएस, ताकि योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हो जाएं। लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनको तो केंद्र में ले जाया जा रहा है। फिर वजह क्या हो सकती है, यहाँ पर आके फिर आप अटक जाते हैं। वजह और क्या हो सकती है, उसमें से अगर आप पड़ताल करने चलेंगे तो आपको एक दलित मुस्लिम फैक्टर समझ में आएगा। जब से गुजरात के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियों का सारा फोकस इस चीज़ पे है कि दलितों और मुस्लिमों को एक साथ लाया जाए, और बीजेपी की छवि एक ऊंची जातियों वाले हिंदुओं की पार्टी की बना दी जाए, जो केवल सवर्णों के बारे में सोचती है। ये छवि आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता हो, कन्हैया कुमार हो या दूसरे लोग हों, वो बार बार अंबेडकर को और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वो नीले झंडे को लेकर आगे चलने की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसी जो एक नई थ्रेट निकल के आ रही है, क्योंकि मायावती तो बीजेपी से ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाने के कारण उत्तर प्रदेश में कुछ कमज़ोर हो गई हैं, उनका रुझान भी इसी तरह से है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर दलितों को और मुसलमानों को बीजेपी छोड़ देती है तो उत्तर प्रदेश में उसके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि यादवों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पिछड़ों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही इस राज्य को भोग चुके हैं और वो चाहते हैं कि वापस मुलायम सिंह के पास पहुंच जाएं, समाजवादी पार्टी के पास पहुंच जाएं। ये हम सब ने देखा है। तो वो अखिलेश यादव की मुस्कान का एक कारण भी है, इसलिए वो बिंदास बयान देते हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, केवल ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो जो उस दौर में मिल चुका है उनको, वो अब वापस बीजेपी के राज में मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य के घर पे जाना, सीएम योगी का खुद उनके घर जाना, पहली बार उनके घर शामिल होना, लंच करना, भागवत का मुसलमानों के पक्ष में बयान देना, ये एक नया इक्वेशन, एक नया समीकरण, एक नया गणित उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उभर के आ रहा है उसका संकेत देता है। तो पहला कारण जो हम लोगों ने मोटा मोटा निकाला वो ये निकाला कि मुस्लिम और दलित उनको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति है वो कहाँ जाएगी, और चुनाव से पहले जो दंगे और दूसरी चीज़ों के ज़रिए जो वोट अर्न करने की कोशिश होती है, क्या उस हथकंडे को, उस फार्मूले को पार्टियां इस बार छोड़ देंगी? क्या वो राजनीतिक फार्मूला इस बार चुनाव में नहीं अपनाया जाएगा? इस सब के बीच में एक सबसे अलग, सबसे अनूठा
जो आपको लेकर लगेगा यार ये तो इससे कहीं फिट ही नहीं हो रहा है, ये आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन ये भी एक विचार है। जो लोग राजनीति शास्त्र की समझ रखते हैं, जो लोग आरएसएस के बैकग्राउंड और इतिहास की समझ रखते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि आरएसएस के इंटरनेशनल कनेक्शंस क्या हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो ऊंट इस बार जो आरएसएस का करवट बदल रहा है उसके तार कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हुए हैं। आरएसएस को अमेरिका समर्थक और कहीं कहीं किसी किसी मामलों में अमेरिका गाइडेड माना जाता है। बहुत सारी पुस्तकें इसके ऊपर लिखी गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका आरएसएस के ज़रिए हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आरएसएस सीआईए की जेबी संस्था है। इस तरह के आरोप लगे हैं इस देश में, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो उस पूरे संदर्भ में वो लोग देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका में वहाँ का निज़ाम बदल गया है, और जो बिडेन का निज़ाम है ये निज़ाम ट्रंप के निज़ाम से अलग एक सबको साथ लेकर चलने वाला और सभी जातीय धर्मों, वर्णों और रेसेस को साथ लेकर चलने वाला एक आइडियोलॉजी का निज़ाम है। मुसलमानों के प्रति ट्रंप के दौर में जो नफ़रत बढ़ाई गई थी उसको बिडेन न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भारत की जो छवि पूरी दुनिया में एक एंटी मुस्लिम, तानाशाह, एंटी डेमोक्रेसी और मीडिया पे दबाव डालने वाली जो बन गई है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट आती रही हैं अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया में, तो जो बनी है छवि, उस छवि के कारण अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि आरएसएस अपना जो स्टांस है उसको माइल्ड करे, सबको साथ लेकर चले। ऐसी स्थिति में ये भी एक संभावना लोग मान के चल रहे हैं कि आरएसएस अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इमेज माइल्ड बना रही है। वो चाहती है कि उसकी इमेज एक खूबसूरत सी सबको साथ लेकर चलने वाली सॉफ्ट संस्था की रहे। आरएसएस का जो ऑपरेट करने का तरीका वो यही है। उसके अलग अलग संगठन हैं, कुछ कट्टर हैं तो कुछ उदार हैं, कुछ मालिकों के साथ में हैं, कुछ उद्योगपतियों के साथ में, कहीं व्यापार मंडल है तो वहाँ पे मजदूर संघ भी उन्हीं के पास में है। वो पूरी दुनिया का जो विदेशी इन्वेस्टमेंट लेके आती है उनकी सरकार, वो ही स्वदेशी जागरण मंच भी चलाते हैं और कहते हैं कि भाई भारत में स्वदेशी को बढ़ाना चाहिए। जिस आरएसएस ने दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी पे चल के इस देश में और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको वो कहते हैं कि अंत्योदय वाली जो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी है जिसमें मिक्स इकोनॉमी की बात होती थी, उसका बात करने वाली आरएसएस जब सरकार में आती है तो ज़बरदस्त प्राइवेटाइजेशन करती है, ज़बरदस्त विदेशी पूरी तरह से अमेरिकी पूंजीवाद वाली नीति पे काम करने लगती है। मनमोहन सिंह जैसे प्रो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर से भी कई गुना ज़्यादा रफ्तार से और एग्रेसिवली वो प्राइवेटाइज़ करती है, सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर देती है। ये सारी की सारी जो नीतियाँ, जो राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम छोटे मोटे उन मसलों को देखते हैं जिनमें हमको उलझा दिया जाता है और हमको लगता है कि इनकी मुख्य राजनीति यही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वामपंथी पार्टियों की राजनीति, जो उनके जैसे जो देश हैं, चीन है, रूस है, वो उसके हिस्से को बनाना चाहते हैं। एक ज़माने में वो नारा भी लगाते थे कि लाल किले पर लाल निशान, और ये जो है लाल किले पे भगवा फहराने की बात करते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, लेकिन बहरहाल मैं बोल रहा था कि आरएसएस जो है वो अलग अलग अपने संगठन रखता है। उनके अलग अलग 25 चेहरे वो रहते हैं जो अलग अलग समूह पे अलग अलग जगह से और अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। उन हालात में जब कोर आरएसएस जो है वो इस तरह की बात कर रही है, तो मान के चलिए कि कोई ना कोई उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बजरंग दल टाइप का या कोई और जो है वो इस स्टाइल में आके कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करे। लेकिन ये तब होगा जब आरएसएस आगे इसको असेस करेगी। अभी उसने ये बयान देकर नापतोल की कि हिंदू मुसलमान के बीच में अगर मिल के चलें तो क्या होगा। केशव मौर्य के जाने पर दलितों के रुझान को देखा। इन सारी चीज़ों को मिला के वो एक रणनीति बनाएगी, जो रणनीति आगे आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में उसके काम आएगी। इसलिए अभी से कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी है। और ये बात भी सही है कि जो भी रणनीति बनाएगी उसमें वो अपनी इंटरनेशनल इमेज का ख्याल रखेगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए ख़ास तौर पे कॉरपोरेट अमीरों के विज्ञापनों के भरोसे हम लोग अपने सुर ना बदलें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जैसे जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सत्य हिंदी हो, वायर हो, और जो दूसरे लोग हैं, उनको आप आर्थिक सहयोग दें, वरना लोग सरकारी विज्ञापन और कॉरपोरेट के विज्ञापन के चक्कर में अपनी बात बदलने को मजबूर हो जाते हैं। उस सहयोग को देने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएं। यूपीआई एक
कोड मिलेगा, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। चैनल कैसा लगा मित्रों को ज़रूर बताएं। कोई कमी लगी तो कमेंट में बताएं, और बहुत ज़्यादा कमी लगे तो ईमेल करके बताएं। ईमेल एड्रेस भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, जय हिंद।